पिछला हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस। वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मेंटेनेंस, उनके फंक्शन किस तरीके से होते हैं। एंड हमने वहाँ पे ये बात मतलब इस बात पे हमने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था कि जितने भी अलाइव लोग होते हैं वो मूवमेंट ज़रूर करते हैं। ठीक है, मूवमेंट से ही हम पता लगा पाते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या वो लिविंग नहीं है। ओके, वन थिंग मोर, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो आप बता सकते हैं। ओके सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वेट। ओके सो a seed germinates. Okay, there we had started with a notion we all have that if we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact the result of growth as in plant. हम कहते हैं कि जो अलाइव चीजें हैं वो ग्रोथ करेंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड होती है। जैसे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो जरूर करते हैं लेकिन वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसकी वजह से मूवमेंट होती है। A seed germinates and grows, and we can see that the seedlings moves over the course of a few days. It pushes soil aside and comes out, but if its growth were to be stopped, these movements would not happen. तो यहाँ पे लिखा है कि जो एक सीड है, जब उसे जर्मिनेट करना होता है, जब उसको ग्रो करना होता है, तो वो क्या करता है, वो सॉइल को पुश करता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं हुई है। दीज मूवमेंट्स वुड नॉट बी हैपन बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी ओके, अगर इसकी जो ग्रोथ है वो हमें रोकनी होगी तो ऐसे में क्या होगा कि जो मूवमेंट्स है वो होनी बंद नहीं होगी। Some movements in many animals and some plants are not connected with the growth. लेकिन अगर हम बात करें मूवमेंट्स की, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनके ग्रोथ का कनेक्शन उनकी मूवमेंट से नहीं होता। जैसे कि अ कैट रनिंग, अगर कोई कैट रन कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रन करते करते वो ग्रो कर जाएगी। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग, आप लोग जो बच्चे लोग हैं, अगर आप लोग स्विंग में खेल रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मूव कर रहे हो और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। बफलोज चूइंग कड, कड होता है जो उनका चारा होता है। ठीक है, बफलो अगर अपना जो चारा है वो चल रही होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। ओके सो why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि कोई चीज अगर मूवमेंट कर रही है तो उसमें लाइफ है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको हम रिस्पॉन्ड इस तरीके से करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बहुत ज्यादा धूप लगेगी तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम शैडो में आ जाएं। ठीक है, तो ये हमारी एक मूवमेंट है। अगर हमें लगेगा कि कोई चीज जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा स्पीड से हर्ट करने वाली है, ठीक है, और वो हमारी तरफ बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और हम उनका जो रिस्पॉन्ड है वो मूवमेंट के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, मे आई नो हु इज ही और शी जो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है? सी, जो क्लासेस है ना वो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। इफ एंड जो भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो कल तक मुझे पता लग जाएंगे और ये भी पता लग जाएगा कि ये क्रॉस वगैरह कौन बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप लोग 5 ही हैं, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ढूंढने में। ठीक है, तो इसलिए अपनी जो क्लास है वो ढंग से अटेम्प्ट करें, नहीं तो
हमें दोबारा से यूट्यूब में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग उससे खुश हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, बट हम यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इंटरैक्टिवली समझ में आए। ठीक है, सो डू नॉट मेक ड्राइंग्स एंड डू नॉट चेक माई पेशेंस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव the cat may be running because it has seen a mouse. Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantages. So यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कैट की, तो एक कैट जो है वो रन इसलिए करती है क्योंकि उसने माउस देख लिया होगा, हो सकता है। ठीक है, इसलिए नहीं कि उसने किसी तरीके का जो एनवायरनमेंट में चेंज है वो देखा हो और उसका जो एडवांटेज है वो लेना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैट की जो रनिंग है वो बिकॉज ऑफ माउस हो रही है। Plants grow out in plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swing. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. तो अब यहाँ पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी का जो रिलेशनशिप है वो एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं सनशाइन में। अब यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है इस वजह से सनशाइन के सनशाइन हुआ है इसी वजह से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जरूरी नहीं। चिल्ड्रन जो है वो प्लेजर लेंगे, स्विंग्स जो हैं उनमें फन करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट में कोई चेंज है, वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। बफलोज जो है वो कट को च्यू करेंगे इसलिए ताकि जो डाइजेशन है वो बेटर हो सके, इसलिए नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है। So when bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. अब यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पिक्चर में आता है। हुआ क्या है, ब्राइट लाइट हुई है, ब्राइट लाइट जैसे ही हमारे आईज में फोकस करेगी या जैसे ही एक हॉट ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के साथ टच करेगा तो हम में एक सडन मूवमेंट होगी इस चेंज के लिए और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इन चेंजेस से। फाइन, सो if we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनके रिस्पॉन्स में जो हम मूवमेंट्स देते हैं वो बहुत ही नपे तुले से होते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड से होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में कुछ जो चीजें हैं उनको कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर हम हमारी क्लास में हैं तो हम वहां पे चिल्ला चिल्ला के अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर रहे होंगे, हम इनफैक्ट विस्पर कर रहे होंगे। ठीक है, हम बहुत ही आराम से बात कर रहे होंगे। Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggered it. अब जो भी हमारी मूवमेंट्स होंगी वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एनवायरनमेंट है। ठीक है, अगर जो एनवायरनमेंट है वो शांत वाला होगा तो हम शांति से बात करेंगे, अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा लाउड है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी आवाज है वो भी लाउड हो जाएगी। Therefore, such controlled movements must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movements in response. इसीलिए जब भी कंट्रोल मूवमेंट हमें लेने होते हैं तो वो एक रिकग्निशन के साथ कंट्रोल होते हैं, यानी कि हमें पता होता है कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। In other words, living organisms must use systems providing control and coordination in keeping with the general principles of body organization in multicellular organisms. Specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. अब इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हम किस तरीके का रिस्पॉन्ड करें, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो ये है, एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट में मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है वो आपने पढ़ना है
एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आपने उसको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोटबुक्स नहीं है तो नोटबुक्स लेके आ जाइए। ठीक है, आपको वो करना है, आपको अपने जो डाउट्स हैं वो लिखने हैं। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, सो 1 मिनट इज ओवर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9th. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. अगर किसी भी गर्म चीज को हम पकड़ते हैं वो हमारे लिए डेंजरस होता है, तो इसे डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम फर्दर एक्शंस को ले सकें। How do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs, such as the inner ear, the nose, the tongue, and so on. The gustatory receptors will detect taste, while olfactory receptors will detect smell. सो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होने के हिसाब से हमें क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करना पड़ता है, और जब हम उन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। अब एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए नर्व सेल्स हैं, एंड नर्व सेल्स के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं जिनको कि हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेते हैं। ओके, एंड ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में अगर हम आईज की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, नोज की बात करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो दो दिए हैं। एक है गस्टेटरी रिसेप्टर, ये होता है आपके टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो खाना है वो सॉल्टी है या फिर वो स्पाइसी है, वो आपको पता चलेगा गस्टेटरी रिसेप्टर्स से। एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं कि जो फ्रेग्रेंस है वो वनीला की आ रही है, वो बटर स्कॉच की आ रही है, या फिर वो किसी और फ्लेवर की आ रही है, वो हमें पता चलेगा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स से। इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें डिटेल में पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड this information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. होता क्या है, डेंड्राइटिक टिप में एक इंफॉर्मेशन आती है जो कि केमिकल रिएक्शन में होती है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को डेंड्राइटिक टिप जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है, पहले पहले जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिली है केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में, और डेंड्राइटिक टिप ने जल्दी से उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये काम किसका है? डेंड्राइटिक टिप का। देन इसके बाद दिस impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end, and at the end of the axon the electrical impulses sets off release of some chemicals। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ कि ये होता कैसे। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास डेंड्राइटिक टिप्स हैं। इंफॉर्मेशन जो आएगी ना वो यहाँ से आएगी, वो होगी केमिकल फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही वो डेंड्राइट को एंटर करेगी तो ये जो केमिकल रिस्पॉन्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से ये सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से ट्रेवल करेगी। एक्सॉन से ट्रेवल करने के बाद जो एक्सोनल एंड्स होंगे, ये जो एक्सोनल एंड्स हैं, यहाँ पे जाके जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये दोबारा से, सॉरी, ये क्या करेंगे, ये जंप करेंगे दूसरे डेंड्राइट में। ठीक है, और जब दूसरे उसमें जब ये दूसरे डेंड्राइट में जंप करेंगे तो उस टाइम पे ये केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एज अ केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में गया, एक्सॉन से होते हुए एक्सोनल एंड में गया, एक्सोनल एंड में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं दोबारा से केमिकल रिएक्शंस में। क्लियर है? समझ आया इतना? ठीक है, सो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसके इधर क्या होता है ये देखिए, ये है आपके एक्सोनल एंड्स। ठीक है, एक्सोनल एंड्स जो है ये है आपका एक्सोनल एंड, और यहाँ पे है एक बीच में गैप, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, SYNAPSE, साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स में क्या होता है, जो ये इंफॉर्मेशन है ना, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से अभी अभी केमिकल रिएक्शन में चेंज हुआ है, ये यहाँ से जंप करके नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है। नेक्स्ट न्यूरॉन का जो हमारे पास डेंड्राइटिक एंड होगा उसमें चला जाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन यहाँ से आई, डेंड्राइट से आई, डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन में गई, एक्सॉन से लेके एक्सोनल एंड में गई, एक्सोनल एंड में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कन्वर्ट हुए केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो साइनेप्स को जंप करते हुए नेक्स्ट डेंड्राइटिक एंड में एंटर कर गए। ठीक है, टिप में एंटर कर गए। ठीक है, सो ये होता है आपका प्रोसेस आपके नर्व सेल्स का। ओके, देन इसके बाद यहीं पे लिखा हुआ है, these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। एंड जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसमें सेम प्रोसेस इसी तरीके से फिर होता रहता है। ठीक है, यानी कि हर न्यूरॉन में यही होगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो पहले कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, उसके बाद वो जंप जब करेंगे तो वो दोबारा से केमिकल रिएक्शन बन जाएंगे, वो दोबारा से जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बन जाएंगे, और इसी तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है जब तक ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेजेस नहीं पहुंचते। ठीक है, a similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to the other cells such as muscle cells or glands। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, ठीक है, जब तक अदर सेल्स तक ये मैसेजेस नहीं पहुंचते हैं। It is thus no surprise that nervous tissues is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another। तो इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है, नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो इन्हीं कामों के लिए बने हैं कि इन्हें जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक देने होते हैं। Look at figure 7.1a and identify the parts of neuron। ये हमने अभी ऊपर देख लिया है। Where information is acquired, information कहाँ से acquire की जाती है? Dendritic tip से। ठीक है, through which information travels as an electrical impulse।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो एनर्जी है, जो मैसेजेस हैं वो किससे ट्रैवल करते हैं? एक्सॉन से। ठीक है। वेयर इज इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन? एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी 7.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट? Block your nose by pressing it between your thumb and index finger. Now eat sugar again. Is there any difference in its taste? हमें कहा है कि हमें जो शुगर है वो हमें अपने माउथ में डालना है और हमें बताना है कि क्या उसके टेस्ट में कोई चेंज है। और हमें क्या करना है कि जो अपना नोज है उसको भी प्रेस करके ब्लॉक कर देना है और फिर से हमें शुगर खानी है और फिर हमें बताना है कि जो टेस्ट है क्या उसमें कोई फर्क आया। ठीक है। तो इस केस में कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारे हमारे जो टंग होते हैं उसके अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा टेस्ट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। While eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. लंच के टाइम पे भी हमें यही करना है कि हमें जो अपनी नोज है उसको ब्लॉक कर देना है और हमें खाना खाना है और हमें बताना है कि जो खाना हमने खाया है उसका टेस्ट हमने अप्रिशिएट किया, यानी कि जो टेस्ट है वो हमें एग्जैक्टली वैसा ही मिला या जो टेस्ट है वो डिफरेंट था। Is there a difference in how sugar and food taste in if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about possible explanation for these kinds of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? So यहाँ पे हमें देन इसके बाद बताना है कि क्या हमने कोई ऐसी सी जो पॉसिबिलिटी है वो देखी है कि हमारा जो खाना है उसका टेस्ट हमारे नोज के ब्लॉक होने से चेंज हुआ हो। और यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है वो हमें दिया है कोल्ड का, कि जब हमें कोल्ड होता है तो सेम क्वालिटी का खाना अगर हम खाएं तो क्या वो हमें उतना ही टेस्टी लगता है जितना वो पहले लगता था, या अब कोल्ड की वजह से उसके टेस्ट में हम कोई डिफरेंस फील कर पा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है नर्वस सेल। अभी आप लोग क्या करोगे, जितना मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है वो आप पढ़ोगे एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में आपको ये करना है। कीजिए।